सुख को भी प्रश्न बना सकता है और एक साधारण सी निकटता को भी गहरे अपनत्व में बदल सकता है। कल्पना करो, कोई स्त्री तुम्हारे सामने मुस्कुरा रही है। बाहर से सब कुछ सामान्य है, वह सहज दिखाई देती है, लेकिन क्या केवल उस मुस्कान से तुम जान सकते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है? शायद नहीं, क्योंकि संतुष्टि हमेशा चेहरे पर लिखी हुई नहीं होती। कभी वह शब्दों के बीच छिपी होती है, कभी मौन में और कभी उस गहरी सहजता में जहां व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यही कारण है कि किसी स्त्री को समझने का अर्थ उसके व्यवहार के कुछ संकेतों को पकड़ लेना नहीं है। मनुष्य कोई किताब नहीं है जिसके कुछ निश्चित पन्ने पढ़कर पूरा अर्थ समझ लिया जाए। हर स्त्री का अनुभव अलग हो सकता है। किसी के लिए भावनात्मक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए विश्वास, किसी के लिए सम्मान और किसी के लिए यह अनुभव कि वह बिना किसी डर या दबाव के स्वयं हो सकती है। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, क्या संतुष्टि वह क्षण है जब इच्छा समाप्त हो जाती है, या वह क्षण है जब भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है? क्या स्त्री तब संतुष्ट होती है जब उसे वह मिल जाता है जो वह चाहती थी, या तब जब उसे किसी चीज को पाने के लिए स्वयं से दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहती? ओशो की दृष्टि से देखें तो जीवन का बड़ा रहस्य यही है कि हम बाहर की वस्तुओं में उस शांति को खोजते रहते हैं जिसका स्रोत भीतर कहीं और होता है। हम सोचते हैं जब यह मिलेगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन वह जब कभी समाप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। एक अपेक्षा शांत होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, और मन लगातार आगे दौड़ता रहता है। शायद स्त्री की पूर्ण संतुष्टि को समझने के लिए हमें यह पूछना ही छोड़ना होगा कि उसे क्या चाहिए, और इसके बजाय पूछना होगा वह कब अपने भीतर पूरी तरह उपस्थित होती है, क्योंकि संभव है। संतुष्टि किसी बाहरी घटना का नाम नहीं, बल्कि उस क्षण का नाम हो जब भीतर की तलाश कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। लेकिन अगर संतुष्टि केवल इच्छा पूरी होने का नाम नहीं है, तो फिर वह आती कहां से है? क्या केवल प्रेम पर्याप्त है? क्या विश्वास पर्याप्त है? या इसके पीछे मन का कोई और गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए? तो फिर उस गहराई में प्रवेश करें जहां केवल इच्छा नहीं बल्कि भावनाएं अपना अर्थ प्रकट करती हैं। यदि संतुष्टि को केवल किसी एक क्षण या अनुभव से नहीं समझा जा सकता, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक है, स्त्री के भीतर वह कौन सी अनुभूति है जो किसी संबंध को साधारण निकटता से उठाकर एक गहरे जुड़ाव में बदल देती है? शायद इसका उत्तर उस जगह छिपा है जहां मन कहता है, यहां मैं स्वयं को छिपाने के लिए मजबूर नहीं हूं। किसी भी गहरे संबंध में एक अदृश्य चीज काम करती है, विश्वास। विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं कि सामने वाला धोखा नहीं देगा। विश्वास उससे कहीं अधिक गहरा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता को बिना डर के सामने रख सके, वह अपने विचार कह सके, अपनी असहमति व्यक्त कर सके, अपनी पसंद बता सके, और फिर भी उसे यह भय न हो कि उसके व्यक्तित्व को कमतर समझ लिया जाएगा। जब यह भरोसा जन्म लेता है, तब संबंध में एक अलग तरह की सहजता आने लगती है। और ध्यान देना, सहजता बहुत साधारण शब्द है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जहां व्यक्ति को लगातार प्रभावित करने, अच्छा दिखने या किसी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करने की जरूरत महसूस होती है, वहां मन पूरी तरह खुल नहीं पाता। लेकिन जहां उसे स्वीकार किए जाने का अनुभव होता है, वहां भीतर की दीवारें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। यही वह स्थान है जहां भावनात्मक निकटता गहरी होने लगती है। लेकिन क्या केवल विश्वास ही पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि विश्वास के साथ एक और चीज चाहिए, समझे जाने का अनुभव। सुना जाना और समझा जाना
दोनों एक जैसे नहीं हैं। कोई तुम्हारी बात सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे मौन को समझना कहीं अधिक दुर्लभ है। कभी कभी व्यक्ति शब्दों से कम और अपने व्यवहार से अधिक कह रहा होता है। सामने वाला यदि उस सूक्ष्म भाव को महसूस कर सके तो संबंध में एक ऐसी गहराई पैदा होती है जिसे केवल बातचीत से नहीं बनाया जा सकता। यही सम्मान की भूमिका सामने आती है। सम्मान का अर्थ केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है। सम्मान का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की सीमाओं, पसंद, असहमति और स्वतंत्रता को वास्तविक महत्व देना। जहां ना को भी उतना ही सम्मान मिले जितना हाँ को, वहां सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। और सुरक्षा केवल बाहरी परिस्थिति नहीं होती, यह भीतर की वह अनुभूति है जिसमें व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए अपराध बोध महसूस नहीं करता। अब एक और सूक्ष्म बात समझो। प्रेम और अधिकार में बहुत अंतर है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। अधिकार कहता है मैं तुम्हें अपने अनुसार देखना चाहता हूं। प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता को जगह देता है, जबकि अधिकार दूसरे को अपनी अपेक्षाओं में बांधना चाहता है। जहां स्वतंत्रता रहती है वहां निकटता अधिक स्वाभाविक हो सकती है, क्योंकि वहां संबंध किसी दबाव पर नहीं, चुनाव पर टिका होता है। और शायद यहीं से संतुष्टि का एक नया आयाम खुलता है। जब स्त्री को यह अनुभव होता है कि उसे किसी भूमिका में फिट होने की आवश्यकता नहीं है, कि उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाता है और कि उसके साथ मौजूद व्यक्ति उसे बदलने के बजाय समझने की कोशिश करता है, तब संबंध का अनुभव भीतर तक उतर सकता है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है। अगर विश्वास, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन क्यों रहता है? आखिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बाहरी निकटता के बीच भी भीतर दूरी पैदा कर देती है? शायद अगला रहस्य बाहर नहीं, मन के भीतर छिपा है। शायद अब हमें उस जगह देखना होगा जहां दिखाई देने वाली दुनिया समाप्त होती है और भीतर की दुनिया शुरू होती है। क्योंकि बाहर सब कुछ शांत हो, सामने वाला समझदार हो, संबंध में अपनापन हो, फिर भी मन अगर कहीं और भटक रहा हो, तो क्या कोई अनुभव अपनी पूरी गहराई तक पहुंच सकता है? यही वह रहस्य है जहां संतुष्टि का तीसरा द्वार खुलता है, मन की उपस्थिति। मन कितना विचित्र है। शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन विचार सैकड़ों जगह घूम रहे होते हैं। कभी बीते हुए शब्द याद आते हैं, कभी आने वाले समय की चिंता, कभी किसी छोटी सी बात का विश्लेषण, और कभी बिना किसी कारण के भीतर एक बेचैनी उठती रहती है। ऐसे में व्यक्ति सामने मौजूद क्षण को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाता। वह वर्तमान में होता जरूर है, लेकिन उसकी चेतना वर्तमान में नहीं होती। स्त्री के अनुभव को समझने के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है। जब मन लगातार सोच रहा हो, मैं कैसी दिखाई दे रही हूं, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या सब कुछ ठीक हो रहा है, क्या मुझे वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा मैं महसूस नहीं कर रही, तब सहजता कठिन हो जाती है। व्यक्ति अनुभव को जीने के बजाय उसका निरीक्षण करने लगता है, और जहां हर क्षण का मूल्यांकन होने लगे, वहां स्वाभाविकता धीरे धीरे पीछे हट जाती है। यही कारण है कि स्वयं के प्रति सहज होना एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता है। अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर लगातार निर्णय देना बंद करना, यह छोटी बात नहीं है। हम अक्सर स्वयं को उसी तरह नहीं देखते जैसे हैं। हम अपने ऊपर दूसरों की दृष्टि चढ़ा लेते हैं। समाज की धारणाएं, सुंदरता की परिभाषाएं, रिश्तों की अपेक्षाएं, ये सब मिलकर भीतर एक ऐसा दर्पण बना देते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं को देखने के बजाय यह देखने लगता है कि दूसरे उसे कैसे देख रहे होंगे। लेकिन जब यह बाहरी दर्पण धीरे धीरे टूटता है, तब एक अलग अनुभव जन्म लेता है। व्यक्ति अपने शरीर को केवल दिखावे की वस्तु नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा महसूस करने लगता है। भावनाओं को सही या गलत घोषित करने के बजाय उन्हें समझना शुरू करता है।
मन को आदेश देने के बजाय उसे देखना सीखता है और यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। ओशो की ध्यान की दृष्टि में भी यही महत्वपूर्ण है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना। मन में कोई विचार आया तो उसे दबाना नहीं, कोई भावना उठी तो उससे भागना नहीं, बस उसे देखना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली तरंगों से युद्ध करना बंद करता है, तब धीरे धीरे उनके पीछे छिपी शांति दिखाई देने लगती है। और ध्यान रहे, मन की शांति का अर्थ यह नहीं कि कोई विचार कभी आए ही नहीं। शांति का अर्थ है कि विचार तुम्हें अपने साथ बहाकर न ले जाएं। तुम विचार को देख सको, भावना को पहचान सको और फिर भी अपने केंद्र में टिके रहो। यही आंतरिक उपस्थिति किसी भी गहरे मानवीय अनुभव को अधिक वास्तविक बना सकती है। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य बाकी है। यदि मन को शांत करना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर हम बार बार भविष्य की कल्पना और परिणाम की चिंता में क्यों उलझ जाते हैं? क्यों हम किसी अनुभव को जीने से पहले ही तय कर लेना चाहते हैं कि उससे हमें क्या मिलना चाहिए? शायद संतुष्टि की राह में अगली सबसे बड़ी बाधा कोई डर नहीं, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाएं। यहीं से एक और सूक्ष्म परत खुलती है, अपेक्षा की। जब मन किसी अनुभव में प्रवेश करने से पहले ही उसका परिणाम तय कर लेता है, तब वर्तमान क्षण धीरे धीरे साधन बन जाता है। व्यक्ति उस क्षण को जीता कम है और उससे कुछ पाने की प्रतीक्षा अधिक करता है। और जहां प्रतीक्षा बहुत गहरी हो जाए, वहां अनुभव की सहजता कहीं पीछे छूट सकती है। सोचो, अगर मन पहले से तय कर ले कि मुझे ऐसा ही महसूस होना चाहिए, सामने वाले को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, या यह अनुभव तभी अच्छा है जब इसका परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार हो, तो क्या भीतर पूरी स्वतंत्रता बचती है? शायद नहीं, क्योंकि अब ध्यान अनुभव पर नहीं, परिणाम पर टिक गया है। हर छोटी प्रतिक्रिया को सफलता या असफलता के पैमाने से देखा जाने लगता है। यहीं अपेक्षा और इच्छा के बीच का अंतर समझना जरूरी है। इच्छा स्वाभाविक हो सकती है। किसी चीज की चाह होना मनुष्य होने का हिस्सा है। लेकिन जब इच्छा के साथ यह आग्रह जुड़ जाए कि चीज ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसी हमने कल्पना की है, तब मन अपने लिए एक अदृश्य दबाव बना लेता है। और दबाव जितना बढ़ता है, सहज अनुभव उतना ही कठिन हो सकता है। संबंधों में यह बात और भी गहरी हो जाती है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। वह हमारी हर भावना पहचान ले, हमारी हर ज़रूरत अनुमान से जान ले और हमारे मन में चल रही हर बात को बिना संवाद के पकड़ ले। लेकिन क्या कोई मनुष्य दूसरे के भीतर चल रही पूरी कहानी बिना पूछे जान सकता है? शायद नहीं। यही कारण है कि सच्ची निकटता में संवाद का महत्व इतना अधिक है। अपनी बात कहना कमजोरी नहीं है, अपनी पसंद बताना स्वार्थ नहीं है, अपनी सीमा स्पष्ट करना दूरी पैदा करना नहीं है, बल्कि स्पष्टता कई बार भ्रम से अधिक प्रेमपूर्ण होती है। जब दो लोग अनुमान के बजाय संवाद का सहारा लेते हैं, तब संबंध में अनावश्यक उलझन कम हो सकती है। एक व्यक्ति अपनी अनुभूति व्यक्त करता है, दूसरा उसे सुनता है और फिर दोनों मिलकर उस क्षण को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी स्वतंत्रता है, सामने वाले की इच्छा को भी उतना ही महत्व देना जितना अपनी इच्छा को। यही पारस्परिकता है। किसी भी स्वस्थ निकटता में एक व्यक्ति की चाह दूसरे व्यक्ति की सीमा को मिटा नहीं सकती। जहाँ दोनों की स्वीकृति और सहजता महत्वपूर्ण हो, वहीं संबंध में सम्मान जीवित रहता है। और शायद प्रेम का सबसे सुंदर रूप यही है, किसी को अपनी अपेक्षाओं का पात्र न बनाना। प्रेम में यह आग्रह नहीं कि तुम मेरे अनुसार बदलो, बल्कि यह संवेदनशीलता कि तुम जैसे हो पहले तुम्हें समझूं। जब नियंत्रण कम होता है, तब संबंध में सांस लेने की जगह बढ़ती है, और जहाँ जगह होती है वहाँ निकटता भी अधिक स्वाभाविक हो सकती है। तब संतुष्टि किसी परीक्षा का परिणाम नहीं रह जाती, उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती।
कोई निश्चित प्रदर्शन, कोई तय पैमाना, कोई बाहरी कसौटी यह तय नहीं करती कि अनुभव कितना पूर्ण था। व्यक्ति धीरे धीरे परिणाम को पकड़ने की कोशिश छोड़कर स्वयं अनुभव के प्रति जागरूक होने लगता है। लेकिन क्या अपेक्षाओं से मुक्त हो जाना ही अंतिम मंजिल है? अगर मन परिणाम मांगना छोड़ दे, तब उसके भीतर क्या बचता है? क्या वहां केवल शांति होती है, या उससे भी गहरी कोई अनुभूति जन्म लेती है? एक ऐसी अनुभूति जिसमें व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि पूर्णता बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि भीतर उभरने वाली अवस्था है। जब मन परिणाम को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है, तब भीतर वास्तव में क्या घटता है? शायद वहीं से पूर्णता की अनुभूति जन्म लेती है। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि यह है कि उस क्षण व्यक्ति अपनी कमी को लेकर संघर्ष नहीं कर रहा। भीतर कोई लगातार आवाज नहीं कह रही कुछ और चाहिए, कुछ और होना चाहिए, बल्कि एक शांत स्वीकृति धीरे धीरे फैलने लगती है। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है। इसे केवल चेहरे की मुस्कान से नहीं पहचाना जा सकता, न किसी एक व्यवहार से। कभी कभी व्यक्ति बहुत कम बोलता है, फिर भी भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। कभी किसी साधारण बातचीत के बाद भी मन हल्का महसूस करता है। कभी किसी संबंध में कुछ विशेष घटित नहीं होता, फिर भी भीतर एक गहरी तृप्ति रह जाती है। जैसे लंबे समय से बंद कोई खिड़की अचानक खुल गई हो और भीतर ताजी हवा प्रवेश कर गई हो। यहाँ सुख और तृप्ति के बीच का अंतर दिखाई देता है। सुख किसी विशेष घटना से उठ सकता है और उसके समाप्त होते ही कम भी हो सकता है। तृप्ति की प्रकृति अलग है। वह अनुभव समाप्त होने के बाद भी भीतर एक शांति छोड़ सकती है। यही कारण है कि किसी क्षण की तीव्रता और उस क्षण की गहराई हमेशा एक जैसी नहीं होती। तेज अनुभव आवश्यक नहीं कि गहरा अनुभव भी हो। स्त्री के लिए यह अनुभूति अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। किसी को अपने भीतर अपनापन महसूस हो सकता है, किसी को मानसिक हल्कापन, किसी को भावनात्मक पूर्णता। किसी के लिए यह केवल इतना हो सकता है कि उसे अपने होने को लेकर कोई संघर्ष महसूस न हो। इसलिए पूर्ण संतुष्टि का कोई सार्वभौमिक चेहरा नहीं बनाया जा सकता। जो एक व्यक्ति के लिए पूर्णता है, वही दूसरे के लिए साधारण अनुभव हो सकता है। और यहाँ एक सुंदर परिवर्तन होता है। व्यक्ति दूसरे से यह अपेक्षा करना कम कर देता है कि वही उसकी आंतरिक अवस्था तय करे। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध महत्वहीन हो जाता है, बल्कि संबंध का अर्थ और गहरा हो जाता है। सामने वाला अब किसी खालीपन को भरने का साधन नहीं रहता, वह उस अनुभव का सहभागी बन जाता है जिसे दोनों अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। यही अंतर निर्भरता और सहभागिता के बीच है। निर्भरता कहती है तुम ठीक होगे तभी मैं ठीक रहूंगी। सहभागिता कहती है मैं अपने भीतर उपस्थित हूं और तुम्हारे साथ इस क्षण को साझा कर रही हूं। जब संबंध इस दिशा में बढ़ता है, तब उसमें भय कम और जागरूकता अधिक हो सकती है। पूर्णता का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने अनुभव की तुलना दूसरों से करना छोड़ दे। हर